नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट में। कल मैं लाइव आया था आप लोग के सामने, लेकिन आज जो मेरा वीडियो है वो रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड इसलिए है कि कुछ प्रॉब्लम्स थी लाइव आने में, बट दीपावली के बाद हम लोग रेगुलर एनटीपीसी की क्लास आपके लिए लेकर आएंगे जीएस की, जिसमें साइंस की क्लासेस भी रहेंगी 1 बाय 1 और आपकी जो जीएस की क्लासेस रहेंगे वो भी रहेंगी 1 बाय 1। किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एसएससी जीडी की अगर क्लास चाहिए होगी तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। फिलहाल में आप इस क्वेश्चंस को देखिए जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। लाइव क्लास में आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले हम लोग आज केवल इसकी एक छोटा सा मुजाहरा देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस हम आगे एग्जाम में करवाने वाले हैं या आगे प्रैक्टिस में करवाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस की सीरीज को और डिटेल से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पर है। सबसे पहली बात तो है जो वर्ड इसमें लिखे हुए हैं उष्णकटिबंधी, ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं ना, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि उष्णकटिबंधी किसे कहा जाता है। तो आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा, ठीक। ग्लोब में ये वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। ये वाला जो क्षेत्र होता है इसे कहा जाता है शीतोष्ण, इसे कहा जाता है उष्ण, इसे भी कहा जाता है उष्ण और इसे कहा जाता है शीतोष्ण। इसे ध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है, ध्रुवीय क्षेत्र इसे कहा जाता है और इसे भी ध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक। तो ध्रुवीय क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी, मतलब भूमध्य रेखा के दोनों तरफ के जो क्षेत्र होते हैं उसे उष्ण कटिबंधी, और उष्ण कटिबंधी से जो ऊपर वाले क्षेत्र होते हैं शीतोष्ण कटिबंधी, और यहाँ शीतोष्ण कटिबंधी। बात समझ में आई? याद रखिएगा। तो उस उष्ण कटिबंधी का सबसे बड़ा जो वर्षा वन है वो अमेजन वर्षा वन है, जो कि बहुत सारे जानवरों का घर है। अमेजन के नाम से चाहे जितनी भी चीजें विश्व में विख्यात हैं, सारी की सारी चीजें बहुत बड़ी हैं। चाहे अमेजन कंपनी की बात कर लें जो आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंपनी है जिसको आप जानते हैं, और जो बात करें अमेजन नदी जो है वो भी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन जंगल है वो भी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, और माना जाता है कि इसको अमेजन जो है, इस अमेजन को हम पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा। और ये किस किस देश में है? तो ये कम से कम 4 देशों में है, ठीक है। ये पृथ्वी का फेफड़ा है। अगर पूछे आपसे कि किस महाद्वीप में ये अमेजन जंगल पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। और अगर बात करें दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स। क्या कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। अगर बात करें 3 सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की, तो अमेजन एक है, फिर कांगो वर्षा वन है, और उसके बाद है बोसावास जयमंडल रिजर्व। ये 3 बड़े उष्णकटिबंधीय जंगल है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं। उष्णकटिबंधीय का मतलब भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे वाला जो क्षेत्र है, सटा हुआ क्षेत्र है, उसे उष्णकटिबंधीय कहते हैं। फिर मकर रेखा और कर्क रेखा से सटा हुआ जो क्षेत्र है उसे हम शीतोष्णकटिबंधीय कहते हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक से जो सटा हुआ क्षेत्र है उसे हम लोग ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं, जिसको हम इस नाम से पहचानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और आप क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास करिए, क्योंकि क्वेश्चंस ही है जो आपको एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाके बैठा सकते हैं, मतलब सिलेक्शन की तरफ बैठा सकते हैं। छात्र की कैटेगरी से एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय के रूप में आपको दिखा सकते हैं कि आप एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय हैं देश के, इस तरफ आपको बैठा सकते हैं। यही क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स का पासा पलट सकते हैं। एक एक क्वेश्चन से लगभग 10-10 हजार बच्चे इधर से उधर हो जाएंगे अगर आपका एक क्वेश्चन भी सही हो जाता है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन मिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है, और जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है सभी ने अटेम्प्ट करना है। आपको ये टारगेट लेके चलना है, और आपको ये टारगेट लेके चलना है कि मेरे जितने क्वेश्चन सही होंगे मैं हर क्वेश्चन के साथ अपने आप को प्रिपेयर करूंगा कि इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब तैयार करूंगा, ठीक है। फिर बात कर रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा, रटने से बेहतर है कि आप इसको समझिएगा।
दक्कन में मराठा द्वारा एकत्रित भू राजस्व की 25% को क्या कहा जाता था? मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब दक्कन में मराठा मजबूत हो गए शिवाजी के समय में, तो उन्होंने कहा कि हम जिस भी भारत के क्षेत्र को सुरक्षित करेंगे उससे हम उनका टैक्स लेंगे। तो क्या कहा इन्होंने कि जिस क्षेत्र की हम रक्षा करेंगे उस क्षेत्र का हम एक 25% भाग रखेंगे। मतलब 100 का अगर 25% भाग रख ले रहा है, इसका मतलब कि 1/4 रख रहा है। ठीक, तो 1/4 को इन्होंने जो 1/4 लिया, एक राज्य का चौथा हिस्सा जो लिया, मतलब कि अगर 4 भाग है, 4 भाग में से 1 भाग ले लिया तो 25% ले लिया। तो उसी एक भाग को, मतलब 25% को इन लोगों ने क्या कहा? चौथ कहा। एक कर लेते हैं जो 25% हिस्सा होता है टोटल प्रोडक्शन का, उससे इन लोगों ने क्या कहा? चौथ कहा, क्योंकि उन लोगों ने चौथाई हिस्सा लिया। याद रखिएगा, जब चौथाई हिस्सा लेंगे तो उसे कहेंगे चौथ। जब 10वां हिस्सा लेंगे तो उसे कहेंगे सरदेशमुखी। क्या कहेंगे? सरदेशमुखी। याद रखिएगा, मराठाओं ने केवल 2 ही कर लिया था। इस बात को अपने जहन में बैठा लीजिए, पूरी बात को घुमा के नहीं कहूंगा, पूरी सीधी सीधी बात सुनिएगा। मराठाओं ने केवल 2 ही कर लिया था, एक का नाम था सरदेशमुखी, एक का नाम था चौथ। जब 10% लेते थे तो उसको कहते थे सरदेशमुखी, और जब ये 25% लेते थे, मतलब चौथा हिस्सा लेते थे, तो उसे कहते थे चौथ। ठीक है, बाकी बातें आपको याद नहीं रखनी है, बस आपको इतना याद रखना है कि जब 10% लेते थे तो सरदेशमुखी, जब 25% लेते थे तो चौथ, और दोनों कौन लेते थे? मराठा लेते थे। ठीक है, बाकी बातें आपको यहाँ से नोट करनी हो तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, आगे चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में 2011 की जनसंख्या की गणना के अनुसार पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पुरुषों और महिलाओं का अनुपात था, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। क्या कह रहा है? याद रखिएगा, ये अनुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी, मतलब महिलाओं का अनुपात अभी भी घटता जा रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे कम जो अनुपात है महिलाओं का, या फिर लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य में है, तो आपको ये आंसर देना है हरियाणा। क्या देना है? हरियाणा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात जिस राज्य में है उसका नाम है केरल। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आपको बताना है पांडुचेरी। 2 बातें याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन घुमाएगा। फिर उसके बाद याद रखना है तमिलनाडु में 900, आंध्र प्रदेश में 993, छत्तीसगढ़ में 900, ये बड़े हैं। अंडमान निकोबार में 800, दिल्ली में 868, 818, दादरा नगर हवेली में 714, और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, अगर याद करना चाहेंगे तो आप याद करेंगे। लेकिन ये दो जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य में अगर पूछ दे तो आपको बताना है केरल। अगर पूछ दे किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आपको बताना है क्या? पांडुचेरी। ठीक, लिंगानुपात बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछाता है, जनसंख्या से पूछता है, रेगुलर पूछ रहा है, एसएससी हो या रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में उठा रहा है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कम से कम मिस तो नहीं हो। आगे चलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उस राज्य का नाम बताइए जो पहली बार पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया। पहली बात तो त्रिस्तरीय प्रणाली क्या होती है? एक होता है आपका जिला पंचायत। क्या होता है? जिला पंचायत। ठीक, फिर क्या होता है? फिर आपका होता है क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक। क्षेत्र पंचायत। फिर होती है आपकी ग्राम पंचायत। ठीक, यही होती है आपकी। तो ये त्रिस्तरीय का नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि पहली बार किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? तो आधुनिक भारत में पहली बार, याद रखिएगा डेट क्या दे रहा है? 2 अक्टूबर सन 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया गया। अगर आपसे पूछेगा किस पंचवर्षीय योजना द्वारा, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा।
कौन सी पंचवर्षीय योजना? दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसको अपनाया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसको क्या किया गया था? अपनाया गया था। फिर कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन करके सन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगर आपसे पूछ दे कि पंचायती राज व्यवस्था की जो बात कही गई है किस आर्टिकल में कही गई है, तो आर्टिकल नंबर 40 याद रखिएगा, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की गई है। राज व्यवस्था के बारे में बात की गई है। और अगर आपसे पूछे कि इसको संवैधानिक दर्जा किस समय दिया गया था, तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन सन 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। फिर कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में जो दिया गया है उसको 19 विषय संविधान की 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूचियों में से 11वीं अनुसूची जो है आपकी पंचायती राज व्यवस्था है। और उसमें पंचायती राज व्यवस्था में अगर बात कर लें तो पंचायती राज व्यवस्था को जो विषय दिए गए हैं, टोटल सब्जेक्ट जिस पे काम करने के लिए, वो 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन सन 1992। फिर आपसे पूछा गया किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद संख्या 40। सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो राजस्थान के नागौर में। कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर सन 1959 को। ठीक है, इतनी बातें आपको अपने दिमाग में रख के जानी है, क्योंकि एग्जाम में कॉपी में लिखा काम नहीं आएगा, जो दिमाग में लिखा है वही काम आएगा। ठीक है, तो इस बात को भूलना नहीं है, लगातार अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम में वही आता है जो आपने तैयार नहीं किया है, वो नहीं आता जो आपने तैयार किया है। इसलिए हर तरफ से तैयारी करिए। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस का एक एक बुनियादी चीजों को लेकर आया हूं कि जो बातें छूटती हैं उसको भी यहां मेंशन कर लिया जाए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से मिस तो नहीं हो। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि पंचायती राज भारत के संविधान